नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए जीएस फिफ्थ एट जीएस सिक्स का कंप्लीट कोर्स जीएस फिफ्थ। इसका वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाता है 10 AM और सिक्स वाला हम अपलोड कर रहे हैं इसमें 6 PM। और कंप्लीट हमें ये कोर्स करना है कि आपको यहाँ से अलग कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कराया जाएगा। दोनों मीडियम में बुक भी अवेलेबल है। ठीक, जीएस फिफ्थ पेपर की ये हमारी 4th क्लास है और इस बुक पे ये बेस्ड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो हेलो गाइस, दिस इज मी मोहित शर्मा, डायरेक्टर संकल्प IAS अकेडमी, हैविंग मोर देन 15 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम एंड माई सोल मोटिव बिहाइंड दिस सीरीज इज टू बिकम योर फेवरेट टीचर। और आपसे पहले भी कहा गया है, इसके लिए काफी मेहनत हो रही है, तो प्लीज आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि ये लेक्चर सीरीज आपको कैसी लग रही है। आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी 4th क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरू की 2 क्लास में हमने यूपी का जनरल इंफॉर्मेशन देखी थी। उसके बाद हमने यूपी की हिस्ट्री पढ़नी शुरू करी है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो हमने उसमें ये टाइमलाइन देख ली थी कि हमें पढ़ना क्या क्या है प्राचीन काल से लेके, यानी कि जो पाषाण युग था वहां से लेकर और वर्तमान में आजादी के पश्चात तक, ये सब हमें टोटल पढ़ना है। तो ये हमने यहाँ टाइमलाइन में देख लिया था कि यूपी के विशेष संदर्भ में क्या क्या इवेंट पढ़नी है और उसमें क्या क्या काम कर। फिर हमने सोर्स ऑफ उत्तर प्रदेश हिस्ट्री बताया था। इस पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यूपीएससी सोर्स पे क्वेश्चन पूछता है तो इसलिए इसको बनाया गया है। तो हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जो लिटरेरी सोर्स हैं वो, फिर इनका अंदर फर्दर कैटेगराइजेशन, ये सब हमने देख लिया। तो आज हमें ये देखना है अपनी क्लास में कि स्टोन एज हमने पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है और वैदिक एज पढ़ना है। इनसे क्वेश्चन अभी बस यहाँ आईवीसी से आया है कि आईवीसी की कौन सी साइट्स यूपी में है, वो पूछ लिया था। तो स्टोन एज में हम देखेंगे कि स्टोन एज में यूपी की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी और स्टोन एज की कौन कौन सी साइट्स उत्तर प्रदेश में। डन, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, चूंकि वो केवल वेस्टर्न यूपी में यहाँ तक ही थी, है ना, इन इलाकों में कुछ में, तो वहाँ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मुश्किल से ही बनेंगी। यहाँ जो कुछ 5-6 साइट्स हैं वो हम केवल देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूपी में कौन कौन सी साइट्स हैं। वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो यूपी का क्या रोल था वैदिक सिविलाइजेशन में, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद हम देखेंगे यूपी में वैदिक सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स कौन सी हैं। डन। तो वैदिक सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ यूपी हिस्ट्री, इसको अलग से करा गया है। वैसे हमने सोर्स ऑफ हिस्ट्री ओवरऑल देख लिया, तो मे भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए इसलिए। एंड यूपी इज द प्लेस ऑफ पीनेंस फॉर ग्रेट सेज इन वैदिक एज, ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है यूपी को वैदिक एज में ऋषि मुनियों की तपोस्थली, प्लेस ऑफ पीनेंस ऑफ ग्रेट सेज क्यों कहा जाता है। तो अपनी आज की क्लास में हम स्टोन एज कंप्लीट कर लेंगे। स्टोन एज के बाद में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे और वैदिक एज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, और जो अपनी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम महाजनपद पढ़ेंगे। यूपी की हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ये 7 टॉपिक हमें कवर करने हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहीं से अभी तक ज्यादातर क्वेश्चन आए, पिछले 2 साल में नए सिलेबस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से। ठीक, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हमें चलना है स्टोन एज पे। डन। तो इसमें सबसे पहले आता है पेलियोलिथिक, फिर मीसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, और तीनों में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बदलती चली गई है। तो हम तीनों में बारी बारी से देखेंगे और इसी में फिर चालकोलिथिक का भी देख लेंगे। चालकोलिथिक यूपी में ज्यादा नहीं है ना। तो पहले हम देख रहे हैं पेलियोलिथिक में क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है। तो लाइफ स्टाइल कैसा था शुरू में, नोमैडिक एंड डिपेंडेंट ऑन हंटिंग, मतलब वो घुमंतु था, इधर उधर घूमता था, शिकार करता था, कहीं से फल वगैरह मिल जाए तो उन्हें इकट्ठा कर लेता था, है ना। तो घुमंतु, शिकार और खाद्य संग्रह, ये काम करता था, फूड गैदरिंग। अगर ये करता होगा तो क्या कहीं घर बना के रहता होगा, नहीं, है ना। शेल्टर क्या थे, कोई केव मिल गई या ओपन एयर, तो ये नदी के किनारे, ये उसके शेल्टर थे। कोई अभी सेमी परमानेंट या परमानेंट घर उसने बनाना शुरू नहीं करा था। डन। टूल्स कैसे यूज करता था, क्या कुछ हथियार यूज करता था शिकार करने के लिए। देखिए, पेलियोलिथिक साइट्स को औजारों के आधार पे 3 में बांटा जाता है। पहले वाले में तो उसने बस कुछ ऐसे नुकीले हथियार बनाने शुरू करे थे, बहुत सिंपल से, ऐसे देखो,
ऐसे बस, है ना, उबड़ खाबड़ से। तो इसको तो हाथ से पकड़ के यूज करा जाएगा, इसमें कोई हत्था वगैरह तो लगा हुआ नहीं है ना। तो हाथ से पत्थर को पकड़ के और यूज कर रहे हैं, तो हैंड एक्स वगैरह, क्लीवर, चोपर, पशुओं की खाल छीलने वगैरह में ये काम आते थे, तो ये इस्तेमाल लोअर पेलियोलिथिक। मिडिल पेलियोलिथिक तक जाते जाते वो ऐसे धार बनाना सीख गया बढ़िया से इसमें, है ना, ऐसे हथियार होने लगे, उसके फ्लेक्स होने लगे, एक साइड पे धार बनाता था, है ना। और अपर पेलियोलिथिक जाते जाते डबल साइड ब्लेड वाले हथियार बनने लगे, इनमें दोनों साइड धार बनाना उसने शुरू कर दिया, तो ब्लेड्स बनने लगे ना। तो हमने टूल्स भी देख लिए, लाइफ भी देख ली कि कैसे सेटल लाइफ नहीं थी, और जो मेन पेशा था उसका हंटिंग, गैदरिंग, अभी फूड प्रोडक्शन स्टेज या एनिमल हस्बेंड्री इनमें नहीं पहुंचा था ना, पशु पालना शुरू नहीं करा था। रिलीजियस बिलीफ कैसे थे, एनिमिज्म एंड नेचर वर्शिप। और क्यों पूजा करता था, डर की वजह से करता था शुरू में, है ना, कि मान लो पानी ज्यादा आ गया, बाढ़ आ गई, तो फिर वो पानी की पूजा करने लगेगा, है ना। तेज हवा चल गई, आंधी तूफान आ गए, तो वो फिर हवा की पूजा करने लगेगा। किसी जानवर से उसको डर लगा, तो फिर वो जानवर की पूजा करने लगेगा। तो एनिमिज्म एंड नेचर वर्शिप था। तो पेलियोलिथिक समय में किस तरह की लाइफ थी वो हमने देख ली। नोमैडिक था, हंटर फूड गैदरर था, केव्स में या ओपन इलाके में रहता था, तरह तरह के टूल्स उसने यूज करे हैं, तो वो तीनों टूल्स के नाम लिख देंगे। और नेचर वर्शिप करता था, और जो है एनिमिज्म वो था, एंड फियर बेस्ड वर्शिप थी। फिर आती है मीसोलिथिक एज। इनमें यूपी का टच कैसे आएगा अभी, तो आप देखेंगे कि हम यूपी की कुछ साइट्स लिख देंगे, जैसे पिछले वाले में ये साइट्स लिखी नहीं है, तो अभी हम अलग से साइट्स पढ़ेंगे। जैसे आप वहाँ पे सिंगरौली वैली एंड बेलन नदी घाटी एंड चंदौली में चकिया, ऐसे कुछ लिख सकते हो, तो उससे यूपी का टच आ जाएगा आपके कंटेंट में, है ना। तो मीसोलिथिक एज ये पशुपालन वाली एज मानी जाती है ना, कि पहले वो शिकार करता था तो पशु ढूंढता होगा शिकार के लिए, तो सोचो उसको बहुत लंबा हजारों साल का समय लगा इतनी बुद्धि विकसित होने में कि ये पशु को पाल भी तो सकता है, फिर शिकार के लिए उसे पशु ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। तो ये याद रखने का एक आइडिया हो सकता है। तो लाइफ स्टाइल जब पशुओं को पालेगा तो क्या होगा कि जैसे एक कुछ जगह है और वहां पे कुछ घास है, तो वो पशुओं के साथ यहाँ पे रहेगा जब तक यहाँ इलाके में घास खत्म नहीं हो जाएगी। फिर क्या हो गया, खत्म हो गई तो वो अभी खेती तो करता नहीं, दूसरी जगह चला जाएगा, फिर तीसरी जगह चला जाएगा, जहां घास खत्म होती रहेगी, है ना, कुछ समय बाद वापस आ जाएगा। तो मतलब अब एक जगह रहने तो लगा, है ना। पहले तो बस फलों की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था एंड शिकार की तलाश में, लेकिन क्या परमानेंट है, तो अभी कैसा सेटलमेंट है, सेमी परमानेंट सेटलमेंट, है ना। हंटिंग के साथ साथ क्या शुरू कर दी उसने, ये हर्डिंग या पशुपालन भी उसने शुरू कर दिया। यहाँ के स्थल यूपी में मिले हैं, सराय नाहर राय प्रयागराज में एंड महदहा प्रयागराज में, तो ये कुछ यहाँ पे स्थल मिले। डन। टूल्स कैसे यूज करने लगा, माइक्रोलिथ बहुत नुकीले टूल है ना, तो उन्हें फिर किसी लकड़ी में लगा के तीर भाले इस तरह की चीजें बनाई जाने लगेंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में अभी बताई दिया, नया क्या हुआ, एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। पूरे इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो राजस्थान में बागौर और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ का एग्जाम्पल देते हैं। अभी आप यूपी पढ़ रहे हो तो दमदमा प्रयागराज उसका एग्जाम्पल लिखोगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में, ना। एंड प्लांट कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर तो नहीं हो रही अभी, लेकिन जैसे फल है और वो उन फलों के तलाश में इधर उधर घूमता था और पशुओं के शिकार के लिए, है ना, तो उसने पेड़ लगाने शुरू कर दिए और पशुओं को पालना शुरू। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो उसने एक बुरियल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, सबों को दफनाना शुरू कर दिया, है ना। एंड रॉक आर्ट, मीसोलिथिक पीरियड में वहां पे भी आर्ट मिली है, यहाँ पे भी आर्ट मिली है। पूरे इंडिया का एग्जाम्पल दें तो भीमबेटका का एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देना है लखनिया दरी सोनभद्र, है ना, यहाँ के जो गुफाएं हैं वहां से जो शैलाशय चित्र हैं, रॉक आर्ट है, वो मिली है। रिलीजियस बिलीफ थोड़े से पहले से इम्प्रूव हो गए, अब मोर स्ट्रक्चरल बिलीफ हो गया उसका, है ना, जैसे बोरियल सिस्टम डेवलप हो गया एंड वो कब्र में कुछ गुड्स रख देते थे साथ में, तो उससे उनका आफ्टर लाइफ वो बिलीव कर रहे थे कि पुनर्जन्म होता है या कुछ इस तरह से, तो ये भी पता चलता है ना। अब चूंकि वो पशुपालन करने शुरू कर दिए और पेड़ लगाने लगा, तो पेड़ ठीक से हो जाए और पशुओं जो पाले हैं उनको कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए उसने
वर्शिप ऑफ फर्टिलिटी, एनिमल एंड हंटिंग डिटीज। तो कुछ कुछ नए देवता सिंबॉलिक रूप से वो उनको वर्शिप करने लगे। तो यहाँ से उनकी जो वर्शिप करने के तरीके हैं वो बदलने लगे, है ना। इसके बाद अगर नियोलिथिक की देखें तो नियोलिथिक में तो एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया उसने, फूड प्रोडक्शन। अब जहाँ खेती करेगा वहां तो रहना पड़ेगा, तो परमानेंट सेटलमेंट भी इसी के साथ शुरू हो गया, है ना। कम्युनिटी लाइफ, सेटल्ड एग्रीकल्चर कम्युनिटी, यानी कि ये परमानेंट सेटलमेंट को शो करता है ये। इसका सबसे पुराना एग्जाम्पल पूरे इंडिया में भी और यूपी में भी किसको माना जाता है, लहुरा देव। पहले कोल्डीवा माना जाता था, है ना। दोनों ही उत्तर प्रदेश में ही है, लहुरा देव संत कबीर नगर, और इससे पहले माना जाता था इंडिया में कोल्डीवा, तो वो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। जो महगरा है वो डोमेस्टिक कैटल एंड सेटल्ड लाइफ, इसके एविडेंस को शो करता है। टूल्स, तो पहले हमने 3 तरह के टूल देखे थे, फिर मेसोलिथिक में देखे थे कि माइक्रोलिथ आ गए, और अभी क्या हो गए, पॉलिश्ड स्टोन, और उनमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन आने लगे। डन। जैसे किसी को इस शेप में बना देंगे, किसी को ट्राइंगल के शेप में बना देंगे, किसी को सर्कल के शेप में, ज्योमेट्रिकल डिजाइन ये बनाने लगे। फायर का यूज सीखा है, पोर्ट्रे का यूज होने लगा। पोर्ट्रे का यूज वैसे मीसोलिथिक से ही स्टार्ट हो जाता है। पोर्ट्रे को हम बार बार यूज करेंगे, तो एक बार हम आपको बता देते हैं पोर्ट्रे का यूज कैसे कैसे हुआ है। जो पेलियोलिथ है उसमें कोई ये मृत भांड या पोर्ट्रे यूज नहीं कर रहे थे। मीसोलिथिक में इन्होंने यूज करने शुरू करे कोड इम्प्रेस्ड। ये यूपी में तो नहीं मिलते हैं, लेकिन पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ये हम जो देख रहे हैं पूरे इंडिया के हिसाब से। इस तरह के होते थे रस्सी छपे हुए बर्तन। नियोलिथिक, ये यूपी में भी मिलते हैं, इंडिया में भी मिलते हैं। ओकर कलर्ड पोर्ट्रे, ओसीपी, ये इनकी पहचान है। एक्चुअल में क्या होगा, जैसे मान लो ये आ जाएगी यूपी में साइट्स लिखो, प्री हिस्टोरिक या स्टोन एज, तो हमें पता तो हो कि नियोलिथिक साइट्स में लहुरा देव है, लेकिन पॉइंट्स ना हो हमारे पास लिखने के। लेकिन हमें ये पता है कि जो नियोलिथिक टाइम है उसमें ओकर कलर पोर्ट्रे मिलते थे, तो वहां हम पॉइंट बना सकते हैं ऐसे लहुरा देव डाल के कि यहाँ पे ओकर कलर पोर्ट्रे जो है वो मिले हैं। दूसरा पॉइंट बना देंगे कि चावल की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य मिला। ऐसे अगर आपको पता है कोई मीसोलिथिक साइट से, तो आप वहां पे ये कोड इम्प्रेस्ड पोर्ट्रे लिख सकते हो। चालकोलिथिक साइट से तो रेड एंड ब्लैक पोर्ट्रे लिख सकते हो। और प्री में तो ये क्वेश्चन आता ही है कि किस समय में कौन से बर्तन यूज होते थे, है ना। तो मीसोलिथिक में कोड इम्प्रेस्ड, नियोलिथिक में ओकर कलर्ड, एंड चालकोलिथिक में रेड एंड ब्लैक पोर्ट्रे। देखिए चालकोलिथिक बर्तन ऐसे होते थे, रेड एंड ब्लैक, अभी बताया हमने रेड एंड ब्लैक पोर्ट्रे। तो सबसे पहले हमने देखा कोड इम्प्रेस्ड मीसोलिथिक में, फिर नियोलिथिक में ओकर कलर्ड, फिर चालकोलिथिक में रेड एंड ब्लैक ओकर कलर्ड पोर्ट्रे, उसी भी बोल सकते हैं इनको ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे आ गए पेंटेड रेड वेयर, या इनको बोल सकते हैं रेड एंड ब्लैक पोर्ट्रे। रेड एंड ब्लैक ये क्यों होते थे कि लाल रंग का बर्तन होता था और उस पर काले रंग से कलर किया जाता था। रेड एंड ब्लैक पोर्ट्रे आईबीसी की पहचान है। कोई भी आईबीसी साइट लिखनी है तो आप लिख सकते हो वहां पे इस तरह के बर्तन मिले, एक रेडीमेड लाइन आपके पास है लिखने के लिए। वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें ऋग्वैदिक में, तो इसको फिर 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, ऋग्वैदिक एंड वैदिक। ऋग्वैदिक में फिर से ओकर कलर्ड पोर्ट्रे मिले, है ना। ये शहरी सभ्यता थी, शहरी से हम पिछड़ के फिर कहाँ चले गए थे, वापस ग्रामीण में। तो इस शहरी से पहले जो मिलते थे शुरू में ओकर कलर, वही बर्तन फिर से मिलने लगे, ओकर कलर्ड पोर्ट्रे ऋग्वैदिक टाइम में। तो अब जैसे आपको पता चले कोई ऋग्वैदिक साइट्स है तो आप वहां पे लिख सकते हो कि ये बर्तन मिले। जो लेटर वैदिक टाइम है उसमें मिले हैं पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर। तो देखना कि जैसे पेंटेड है और ग्रे वेयर है, तो ग्रे कलर का होगा और उस पर चित्र बनाया गया होगा। तो चित्र किस कलर से बनाया गया है, रेड कलर से, और बर्तन किस कलर का है, ग्रे कलर का। डन। और 16 महाजनपद, उसमें बर्तन मिले हैं नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये आप याद रखना, ये आपके प्री में भी काम आएगा और मेंस में साइट्स में लिखने में भी काम आएगा। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले आता है मीसोलिथिक, तो उसमें हो गए कोड इम्प्रेस्ड। नियोलिथिक में ओकर कलर्ड पोर्ट्रे, चालकोलिथिक में रेड एंड ब्लैक पोर्ट्रे, दोनों मिक्स थे, देखो ये थे रेड एंड ब्लैक। फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में पेंटेड रेड वेयर, पेंटेड है और रेड वेयर है ना, तो इसका मतलब लाल कलर का बर्तन है और काले कलर से उस पे लाइन बनाई गई है। फिर
वैदिक सिविलाइजेशन में, ऋग वैदिक में फिर से ओकर कलर पोर्ट्रे आ गए, लेटर वैदिक में आ गया पेंटेड ग्रे वेयर। तो पता चल गया होगा ग्रे कलर का बर्तन होगा और पेंट करा गया होगा, उस पर लाइन बनाई गई होंगी ऊपर फिर लाल कलर की। और 16 महाजनपद में नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इस तरह के बर्तन यूज होते थे। डन। देखो अगर आप ये समझ लोगे तो यहाँ लिखना फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे देखिए कोड मार्क्ड ये बर्तन मिले हैं, चालकोलिथिक में ब्लैक एंड रेड मिले हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें आप उसमें लिख सकते हो। एनिमल का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया, इम्प्रूव्ड फार्मिंग की नई नई वेराइटी उसमें ऐड होने लगी, और परमानेंट हाउसिंग। रिलीजियस बिलीफ तो ये भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, और अब वो कुछ सिंबॉलिक वर्शिप उसने स्टार्ट कर दी, कम्युनल रिचुअल्स होने लगे। नेचर वर्शिप अभी भी करता था, वर्शिप अभी भी लार्जली मुंडेन होती थी। अब फियर के साथ साथ लालच भी आ गया कि पहले खाली डर के पूजा करता था, अब ऐसे भी करता था कि ये मिल जाए वो मिल जाए ना। तो मुंडेन वर्शिप किसको बोलते हैं? जब हम कुछ भौतिक जगत की चीज पाने के लिए पूजा करें, है ना। एक्स्ट्रा मुंडेन कब बोलते हैं? जब हमें मोक्ष चाहिए, है ना, इस तरह की चीजें, तो वो एक्स्ट्रा मुंडेन होती है। अब उसने सन, रिवर, एनिमल, इन सब की पूजा शुरू कर दी। एग्रीकल्चर है तो क्या पूजा बढ़ने लगी होगी? राइज ऑफ फर्टिलिटी कल्ट्स, मातृ देवी की पूजा बहुत ज्यादा होने लगी, है ना। सिंबॉलिक वर्शिप हो गई। ऐसे जैसे पहले तो मान लो उसने जल की पूजा करनी है तो जल की ही पूजा कर रहा है, लेकिन अभी फर्टिलिटी की गॉडेस, है ना, तो मातृ देवी उनकी पूजा करने लगा। योनी और फैलस वर्शिप, इनकी ये पूजा होने लगी। फायर आल्टर मिले हैं, इट मीन्स अग्नि की पूजा कर रहा है। डन। तो हमने ये 3 एज देख ली। पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज में हंटर एंड फूड गैदरर था, और बहुत नॉर्मल से 3 तरह के टूल्स यूज करता था, एंड फियर की वजह से नेचुरल वर्शिप करता था। घुमंतु था, कहीं परमानेंट टाइप से नहीं रहता था, सेमी परमानेंट भी नहीं रहता था। ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस लिख दी हमने, है ना। फिर उत्तर प्रदेश की 2-3 साइट लिख देंगे, जैसे कि सोनभद्र में सिंगरौली वैली है, इलाहाबाद में बेलन वैली है, एंड चंदौली में चकिया है। फिर मीसोलिथिक साइट्स आती हैं। तो मीसोलिथिक में हम कि अभी सेमी परमानेंट हो गया, पशुपालन करना शुरू कर दिया, है ना, और टूल्स माइक्रोलिथ होने लगे, एंड सबदाह, मृत्यु के बाद में लोगों को विधिवत रूप से दफनाने लगे, एंड पेड़ लगाने लगे। तो ये सब लिखेंगे। नियोलिथिक वाले में एग्रीकल्चर हो गया, तो एग्रीकल्चर की साइट में फिर आप लहुरा देव लिख दोगे, कोल्डिवा लिख दोगे, एंड फायर का यूज करने लगा। डन। और जो रिलीजियस थॉट्स हैं वो पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड हो गए, और वो साथ में सिंबॉलिक वर्शिप ये सब स्टार्ट करने लगा। बर्तन के बारे में लिख सकते हो, मीसोलिथिक में कोड इम्प्रेस्ड मिले हैं, एंड नियोलिथिक में ओकर कलर्ड पोर्ट्रे मिले हैं। हो जाएंगे ना। अगर आ जाए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन लिखो प्री हिस्टोरिक टाइम की यूपी में, तो हम ऐसे 3 अलग अलग हेडिंग डाल के लिख देंगे। चालकोलिथिक साइट्स यूपी में ज्यादा नहीं मिली हैं, बट उनको भी देख लेते हैं। तो स्टोन एज खत्म हो रहा था और फिर बाद में ब्रॉन्ज एज आएगा, उसके बीच में ये चालकोलिथिक एज है। तो इसको चालकोलिथिक एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉपर का यूज करने लगा, फर्स्ट टाइम किसी मेटल का यूज करा इस समय पे, तो इट मीन्स मेटल वर्क की शुरुआत हो गई होगी। तो यहाँ जो भी यूपी में साइट मिलेंगी, जैसे मान लो सादिकपुर सिनोली है, चालकोलिथिक साइट्स है यूपी में, तो इसके की फीचर्स क्या है? फर्स्ट मेटल यूज हुआ, कॉपर का, है ना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, जब आप मेटल को यूज करना सीखोगे तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हो गई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लग जाएगा, फिर मेटल यूज होगा तो मेटल से कुछ काम करने आसान हो जाते हैं। क्राफ्टमैनशिप ये बिल्ड हो जाएगी, भाई मेटल से कुछ कुछ चीजें बनाई जाएंगी, तो जो हस्तशिल्प वगैरह है ये सब तो डेवलप हो गई। थोड़ा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे होने लगा समाज में, है ना, कि जैसे डेवलपमेंट होता है एक्चुअल में समाज का, तो कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ का नहीं होता, तो इनके बीच में एक लेयर आ जाती है। इनके पास गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल होती हैं, इनके पास नहीं होती, असमानताएं बढ़ने लगती हैं समाज में। तो ये विकास का एक खराब पहलू है। तो इसके लिए कौन सा विकास यूज करते हैं फिर? की समावेशी विकास, है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया जाए। अभी तक सारे विश्व के देश खोजने में ही लगे हुए हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट के मेथड। थियोरेटिकली तो इसको मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो ये कहीं पे लागू हो नहीं पाए, है ना। उसको माना तो तभी जाएगा जब वो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकता है, जब वो प्रैक्टिकली सक्सेसफुल कहीं पे हो। रिलीजियस बिलीफ देखें तो एक्चुअल में, क्योंकि ये एमपी में, बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, वहां पे ज्यादा था कल्चर, और खासकर बिहार में भी नहीं, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो वहां से कुछ कुछ जो कल्चरल
डिफ्यूजन है वो यूपी में होता था और उसका यूपी पे प्रभाव पड़ता था, तो सीधे सीधे इसका प्रभाव नहीं है ना। तो इतना करके हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम में यूपी का सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी वो हमने देख ली। अब अगला टॉपिक है हमारा यूपी में कौन कौन सी प्री हिस्टोरिक साइट्स मिली है। डन। तो क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले पेलियोलिथिक, उसकी 2-3 साइट्स लिखेंगे और हर साइट्स में 2-2 पॉइंट लिखेंगे कुछ, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। फिर मीसोलिथिक, उसकी 2-3 साइट्स लिखेंगे और सब में 2-2 पॉइंट, और एक सुंदर सा मैप बना देंगे जिसमें ये साइट्स दिखाई गई हो। चलो तो पहले आप यहाँ पे देख लो, वो अंदर वाले 2-2 पॉइंट आप लिख लोगे जो अभी कुछ बताया है उससे, और कुछ अभी आगे। देखिए ये पेलियोलिथिक साइट्स हैं। आप ऐसे देखना यूपी में इन जनरल अगर हम देखें तो इधर से जाते हैं, पेलियोलिथिक साइट्स यहाँ पे ज्यादा मिलेंगी, फिर मीसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, फिर चालकोलिथिक। इन जनरल बता रहे हैं ना, इन जनरल याद करने में सुविधा के लिए, इसको कोई नियम मत मान लेना। देखो तो जो पेलियोलिथिक साइट्स हैं वो हो गई सिंगरौली वैली, अभी बताई थी है ना, और बेलन वैली, और चंदौली में कौन हो गया, चकिया। प्रयागराज के इलाके में और सोनभद्र के इलाके में बेलन वैली, और सोनभद्र के इलाके में सिंगरौली वैली। तो पेलियोलिथिक साइट्स लिखने आ जाए तो लिख दोगे, पेलियोलिथिक साइट्स लिखोगे, उसमें इन तीनों की हेडिंग डालोगे, सिंगरौली वैली, बेलन वैली एंड चकिया, और डायग्राम में इनको दिखा दो। फिर इनमें 3-3, 4-4 पॉइंट लिखने हैं। तो अब यहाँ पे आप अपनी बुद्धि लगानी शुरू करोगे। जैसे आपने पेलियोलिथिक एज पढ़ रखी है, उसकी विशेषताएं आपको पता है कि हंटर था, फूड गैदरर था, और स्टोन के टूल्स यूज करता था अलग अलग तीनों टाइम में, है ना। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, जैसे आप ये सिंगरौली वैली लिखोगे तो इसमें लिख सकते हो कि स्टोन के टूल्स मिले हैं, उसमें फ्लेक्स मिले हैं, ब्लेड्स मिले हैं, है ना, हैंड एक्स मिले हैं। ये टूल्स वाला यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। क्या बर्तन लिख सकते हो, कौन से बर्तन मिले, ये नहीं लिख सकते ना, बर्तन पेलियोलिथिक में नहीं मिले। ठीक। दूसरा आप इसकी लोकेशन लिख सकते हो, जैसे सिंगरौली वैली लिखोगे तो आप लिख दोगे सोनभद्र, बेलन वैली लिखोगे तो सोनभद्र प्रयागराज, एंड चकिया लिखोगे तो कि जो प्रेजेंट टाइम का चंदौली है वहां। 2-2 पॉइंट तो यही हो गए। अभी तो हमने इसको पढ़ा भी नहीं, बस ये मैप देख रहे हैं, इसका कंटेंट आगे है, बट कैसे लिखना है ये समझ में आ गया ना। हेडिंग डालनी है, 2-3 पॉइंट बनाने हैं और एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है। फिर देखो मीसोलिथिक साइट्स इसके थोड़ा ऊपर मिलने लगी। एक कौन हो गई है, लखनिया दरी, है ना, सोनभद्र में मिलता है लखनिया दरी। ये क्यों फेमस है, तो पूरे इंडिया की बात करें तो वहां पे तो फेमस है चित्रकारी के लिए भीमबेटका। यूपी में कौन फेमस है, लखनिया दरी। यहाँ पे गुफाएं हैं और उन गुफाओं के अंदर चित्र मिले। डन। दूसरा हो गया चौपनी मांडो, ये प्रयागराज में हो गया। तीसरा हो गया महदहा, है ना, उसके ऊपर दमदमा, उसके ऊपर सराय नाहर राय। ये तीनों तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है वैसे पूरे इंडिया की तो आपको पक्का पता होना चाहिए ना। कहीं से 3 कब्रें मिली हैं, कहीं से 3 कब्रें नहीं, 3 जनों की एक ही कब्र है ना, ट्रिपल बोरियल। कहीं पे डबल बोरियल मिला है, कहीं पे 2-2 कब्रों की ऐसी 5 कब्रें मिली हैं, तो 5 डबल बोरियल्स मिले। तो ये तीनों ही जो हैं वो बोरियल साइट्स के तौर पे फेमस है। इसमें जो सराय नाहर राय है उसमें देखिए स्टार भी बना है और ये भी बना है, तो वो जो है नियोलिथिक साइट्स भी है और मीसोलिथिक साइट्स। डन। इसके बाद में आता है फिर नियोलिथिक साइट्स। तो देखो इससे थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। ये हो गई नियोलिथिक। कोलढीबा चावल की खेती के लिए फेमस, लहुरा देव ये भी चावल की खेती के लिए फेमस। अभी इसको सबसे पहला साक्ष्य माना जाता है, जब तक यहाँ चावल की खोज नहीं होती तो यहाँ माना जाता था, है ना। फिर यहाँ पे सीतापुर के इलाके में मोहाली जो है वो एक जगह मिली है नियोलिथिक। अब जैसे मान लो इसमें आपको कोई पॉइंट नहीं मिला नियोलिथिक में, तो क्या लिख दोगे कि यहाँ पे पॉलिश्ड टूल मिले हैं। पॉलिश्ड टूल नियोलिथिक की विशेषता है ना, तो याद होगा तभी तो लिख पाओगे। देखो टूल तो लिख दिया। दूसरा बर्तन, नियोलिथिक में कौन से बर्तन यूज होते थे, देखो तो यहाँ पे तो बताया था कोर्ड इम्प्रेस्ड, यहाँ पे बताया था ओकर कलर्ड पोट्रे, तो आप दूसरा यहाँ लिख दो, यहाँ से ओकर कलर्ड पोट्रे मिले। मतलब हमें ऐसे करना नहीं है, हम घर से याद करके जाएंगे और ऑथेंटिक चीजें ही लिखेंगे। लेकिन बाई चांस अगर वो हमें याद नहीं हुआ या याद नहीं आया तो हम फिर ये वाले जुगाड़ करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हम छोड़ के बिल्कुल नहीं आने वाले, है ना। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। 20 के 20 करके आएंगे, एक भी नहीं छोड़ के आएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि उसमें पिक्चर की स्टोरी लिख के आ जाए,
लॉजिक फुल चीजें ही लिखनी है, वो BM में वाली आदत मत डालना कि कुछ भी लिख के आ गए, है ना। लॉजिक फुल ऐसे जैसे हमने ये बताया कि मोहाली में अगर आप नियोलिथिक में ये लिखोगे तो ये सुनने में लग रहा है कि हाँ ये ठीक होगा, क्योंकि ये नियोलिथिक की ही विशेषताएं हैं, है ना। अनाप शनाप चीजें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। फिर चालकोलिथिक में चले गए तो देखो यहाँ कन्नौज के इलाके में अहरोरा, और यहाँ मिलता है पारीभोग, एंड बागपत वाले नाले में सनोली या सिनोली, सादिकपुर सिनोली भी बोलते हैं इसको, है ना। और मेरठ वाले इलाके में आलमगीरपुर, ये मेनपुरी वाले इलाके में पड़ेगा जो पारीभोग होगा ना, मेनपुरी। तो ये तो आपके पास एक अच्छा सा डायग्राम हो गया। पेलियोलिथिक साइट्स आए तो आप खाली पेलियोलिथिक बना देना, मीसो आए तो मीसो बना देना, और पूरी आ जाए प्री हिस्टोरिक साइट्स इन यूपी तो फिर आपको ये सब बनानी पड़ेंगी और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। तो अब इनके एक दो पॉइंट देख लेते हैं। देखिए जैसे प्री हिस्टोरिक वाले में बेलन वैली हो गया, अभी बताया था सोनभद्र प्रयागराज में, तो कि यहाँ पे पेलियोलिथिक की तीनों स्टेज मिलती हैं, तो यहाँ वो तीनों वाले औजार भी मिलते होंगे, है ना, कि पहले हैंड एक्स आ गया, फिर उसके बाद में फ्लेक आ गए, फिर ब्लेड आ गए, तीनों मिलते होंगे। तो चूंकि यहाँ तीनों एज मिल रही है पेलियोलिथिक की, तो इसको टेक्स्ट बुक बोल रहे हैं प्री हिस्टोरिक एज का। इन स्टोन को देख के ही तो हमें जानकारी मिल रही है। जानकारी कहाँ से मिलती है? किताबों से। तो इसको क्या बोल दिया? टेक्स्ट बुक। और प्री हिस्टोरिक एज ऐसी चीजें हो सकता है प्री में भी आ जाए कि निम्नलिखित में से किस स्थल को प्री हिस्टोरिक एज की टेक्स्ट बुक कहा जाता है, तो बेलन वैली को। अब ये कौन याद करेगा ना, हैंड एक्स, क्लीवर, चोपर, फ्लेक्स, ब्लेड्स, ये तो खुद से लिख दोगे, पता है कि ये इस समय मिलते थे, है ना। और चोपनी मांडा, कोल्डिबा, ये दो मेन जगह है बेलन वैली में जहां पे ये सब चीजें मिलती हैं। फिर सिंगरौली वैली सोनभद्र में, यहाँ से माइक्रोलिथ टूल्स भी मिले हैं, तो मतलब ये पेलियोलिथिक और उसका ट्रांजिशन फेस को शो कर रहे हैं। ट्रांजिशन साइड से पेलियोलिथिक जा रही थी, माइक्रोलिथ जो है वो आ रही थी। फिर चंदौली में चकिया मिला है, तो वहां पे स्टोन टूल्स मिले हैं, कुछ एनिमल के रिमेन्स मिले हैं, तो हंटर गैदरर कम्युनिटीज को शो करता है। डन। जो 3 साइट हमने पढ़ी थी उनके 2 पॉइंट यहां से आप लिख पाओगे इजिली। मीसोलिथिक की साइट लिखोगे, उनमें 2 पॉइंट चाहिए। चलो 2 वो ढूंढते हैं। सराय नाहर राय में 4 ह्यूमन स्केलेटन मिला है कि एक कब्र, उसमें 4 लोगों को दफनाया गया है ना, 4 लोग। तो ये आप याद कर लेंगे, ये प्री में भी पूछा जाता है ना। दमदमा है, तो दमदमा से 5 डबल बुरियल मिले, मतलब 5 ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें 2 लोगों को दफनाया गया है ना। एक ट्रिपल बुलियर भी मिला है दमदमा से, तो एक कब्र में 3 लोगों को दफनाया गया। सराय नाहर राय से जो रॉक पेंटिंग है वो भी मिली है, बताया था मीसोलिथिक से यूपी में रॉक पेंटिंग मिलने लगती है। डन। जो महदहा है प्रतापगढ़ में, वहां से एक 35 वेल प्रिजर्व्ड स्केलेटन मिले। डन। तो ये जितनी भी साइट्स हैं देखना सब कहाँ, प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ प्रतापगढ़। तो ये प्री में आ सकता है। सराय नाहर राय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है ना, तो प्रतापगढ़ में। फिर चौपनी मांडो प्रयागराज, वो मीसोलिथिक साइट्स है, इसमें भी कोई 1-2 लाइन देख लो क्या लिखना है कि माइक्रोलिथ टूल्स मिले हैं, है ना। कुछ टूल्स वगैरह के नाम भी लिख सकते हो। लखनिया दरी अभी बता ही दिया था सोनभद्र में, है ना, कि यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स मिली हैं और उनमें ह्यूमन हंटिंग सीन, एनिमल, डेली लाइफ, इन सबको दिखाया गया है ना। इसके अलावा मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ रॉक शेल्टर मिले। तो ये हमने मीसोलिथिक में 4-5 साइट देख ली, उनको मैप में भी देख लिया कहाँ पे यूपी के मैप में बनाना है, और उनमें क्या 2-2 पॉइंट लिखने हैं ये भी हमने समझ लिया। नियोलिथिक साइट्स हैं तो इसमें लहुरा दे, इसमें क्या 2-3 पॉइंट लिखने हैं। अर्लीस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट, है ना, एविडेंस ऑफ ओल्डेस्ट परमानेंट लाइफ, राइस कल्टीवेशन, हो गए 2-3 पॉइंट। कोल्डिबा, अर्लियर नोन फॉर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस। अब इसमें 1 पॉइंट कम पड़ रहा है, तो नियोलिथिक में कौन से बर्तन मिले थे? ओकर्ड कलर पोट्रे, वो लिख दो, है ना। मान लो सराय नाहर राय है, ओकर कलर पोट्रे तो ऊपर लिख दिया, इसमें लिखे हैं यहाँ बोरियल प्रैक्टिस मिली है, पॉइंट कम पड़ रहा है साथ में, तो आप साथ में क्या लिख दो? बर्तन वहां लिखे थे, यहाँ पे टूल्स लिख दो। कौन से टूल आने लगे थे? पॉलिश्ड टूल। तो ये सब आप सीख जाओगे और तभी आप मेंस में अच्छे से लिख पाओगे। माहौल है सीतापुर में, तो पोर्ट्रे मेकिंग, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे OCP एंड टूल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ये हुआ था, है ना।
तो तीन जगह की साइट्स लिख सकते हो इजीली। चालकोलिथिक और बची, इनको और देख लेते हैं। चालकोलिथिक में क्या क्या मिले हैं? अहरोरा मिला है कन्नौज में, है ना। वन ऑफ द लार्जेस्ट चालकोलिथिक सेटलमेंट है यूपी में। अर्बन प्लानिंग, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ट्रेड नेटवर्क ये मिलता है। आलमगीरपुर, यहाँ से कुछ कॉपर टूल्स मिले हैं। तो देखो कॉपर टूल तो इसकी विशेषता है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी। और कॉपर टूल तो तभी बनेंगे ना जब क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन आ गया हो, तो ये भी लिख सकते हो। डन। ये मेन जगह है अभी मिली है सादिकपुर सनोली, इसमें ये चालकोलिथिक भी मिलती हैं। और चालकोलिथिक के बाद अभी क्या आएगा? IBC। तो वो चीजें भी यहाँ से मिली हैं, मतलब यहाँ कॉपर की चीजें भी मिली हैं और यहाँ ब्रॉन्ज की चीजें भी मिली हैं। तो ये देखो बागपत में है और यहाँ से कॉपर की शील्ड मिली है और तलवार भी मिली है, हेलमेट भी मिला है। ऐसे माना जाता था कि वैदिक एज से ये जो वॉरियर क्लास है ये आई है, लेकिन IBC और उससे पहले चालकोलिथिक, तो उस समय के भी ये हथियार, तलवार, शील्ड ये सब मिल रहे हैं। इसका मतलब वॉरियर क्लास पहले से थी। अंडरग्राउंड सेक्रेट चैम्बर मिला है, उसमें ऐसे कोफिन है, एक वुडन कोफिन वोरियल मिला है। डेकोरेटेड लेग्ड कोफिन है, वो सजावट भी उसकी की गई है ना। तो ये सब वॉरियर क्लास की उपस्थिति को दर्शाता है और जो वुमेन वॉरियर क्लास है उसको भी दिखाता है। डन। सबसे बड़ी बुरियल साइट्स मिली है 126 की, फीमेल वॉरियर क्लास को दर्शाता है। और चालकोलिथिक की एक साइट है पारीभोग मेनपुरी में, कॉपर स्मेल्टिंग, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, तो समझ ही गए होंगे कैसे कैसे करना है ना। तो अपन का पहला वाला सिस्टम कंप्लीट हो गया। तो स्टोन एज में दो चीजें आ सकती हैं, दोनों हमने पढ़ ली। अगर उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आ जाए तो लिख लोगे, पहले पेलियोलिथिक उसमें लिखोगे, फिर मीसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, और फिर चालकोलिथिक का भी हल्का सा आप वहां बता सकते हो। तो सोशियो, रिलीजियस, इकोनॉमिक, है ना, ये सब आते हैं। अगर साइट्स आ जाए तो उसका डायग्राम भी बना लोगे, एक बढ़िया सा मैप आपको बता दिया, और सब में आप 2-2 पॉइंट भी लिख लोगे। इसमें भी आप ऐसे लिखोगे पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। हो सकता है खाली ऐसी क्वेश्चन आ जाए नियोलिथिक साइट्स की, है ना। तो जो फिर क्या करेंगे, उसको नियोलिथिक साइट्स का मैप बनाएंगे, फिर उनमें 2-2 पॉइंट ना लिख के 3-4 पॉइंट थोड़ा बड़ा लिखा जाएगा। वो पॉइंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? तो हमने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन तो पढ़ी है, वहां पे कितने पॉइंट पढ़े हैं नियोलिथिक में, वहीं से मिलेंगे, है ना। चलिए, तो अपना आता है फिर नेक्स्ट में IBC। तो IBC में एक ही चीज पूछी जा सकती है, केवल उसकी साइट्स। देखो उसका कारण क्या है, क्योंकि पूरे यूपी में IBC है ही नहीं, इधर इन इलाकों में IBC नहीं है, बस यहाँ थोड़े से इलाकों में IBC है। तो ये हुआ भी है, यूपी में खाली IBC जो साइट्स हैं उन्हीं पे क्वेश्चन आया है, बाकी पे क्वेश्चन नहीं आया है। डन। तो कौन कौन सी साइट्स है देखो, तो एक तो अभी ये देखे, ये बागपत के इलाके में सादिकपुर सनोली, है ना, सिनोली सनोली, ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन का हो सकता है। सहारनपुर के इलाके में हुलास मिला है, एंड जो मुजफ्फरनगर का इलाका है वहां ये मंडी, उसके नीचे जो मेरठ का इलाका है वहां पे ये आलमगीरपुर, है ना, और बुलंदशहर का इलाका है वहां पे ये मानपुर, ये साइट्स मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी PCS मेंस में आया हुआ है कि यूपी में जो मेन IBC साइट्स हैं वो लिखो। तो आप क्या लिखोगे, पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे कि IBC का उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही विस्तार था, और आलमगीरपुर इसका IBC का पूर्वी छोर था। फिर हेडिंग डालोगे उत्तर प्रदेश में मिलने वाली प्रमुख साइट्स, और एक ये डायग्राम बनाओगे। फिर क्या करोगे, इन सब में, इसमें 2-3 पॉइंट, इसमें 2-3 पॉइंट, पहले एक साइट्स लिखोगे नंबर 1, उसमें 2-3 पॉइंट लिखोगे, फिर दूसरा, फिर 2-3 पॉइंट लिखोगे, है ना, और लास्ट में फिर एक कोई कंक्लूजन लिख दोगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में IBC का प्रभाव था और उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थितियां इससे बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ा, ऐसे कोई कंक्लूजन लिख लेंगे। डन। तो देखिए हर साइट्स में लोकेशन हमने सबकी देख ली, डायग्राम बन जाएगा, है ना, कोई भारी चीज नहीं है। एंड अब देखते हैं आलमगीरपुर, तो इसमें कोई 2 पॉइंट लिखने हैं, तो ईस्टर्न मोस्ट साइट है। अब देखो IBC की बात चल रही है, तो अगर भूल जाओगे तो फिर बर्तन कौन से लिखोगे। IBC में बर्तन चलते थे पेंटेड रेडवेयर, है ना, तो पेंटेड रेडवेयर लिख सकते हो, मतलब लाल रंग का बर्तन और काले रंग से उसकी पॉलिश, तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो ब्लैक एंड रेडवेयर, है ना। तो जिसमें पॉइंट कम पड़ रहे होंगे वहां पे यूज करेंगे। तो ईस्टर्न मोस्ट साइट्स है, ये हमने देख लिया। एंड वहां से हाउसेस, ग्रैंडरीज, वर्कशॉप, इस तरह की चीजें मिली हैं।
हड़प्पन स्टाइल का पोर्ट्रे मिला है, तो वो बता ही दिया था, रेड पोर्ट्रेस पेंटेड विद ब्लैक। मिल गया आलमगीरपुर में 2 3 4 पॉइंट लिखने के लिए, है ना, इजिली कवर हो जाएगा। हुलास या उसको हुलास खेड़ा भी बोल सकते हैं, सहारनपुर में हड़प्पन स्टाइल के पोर्ट्रे मिले हैं, फिर यहाँ पे उनका नाम लिख देना। एंड आईबीसी के साथ में इसका मेजर ट्रेड कनेक्शन है, ठीक। फिर उसके बाद में मंडी मिलता है मुजफ्फरनगर में, तो वहां से टेराकोटा के बीट्स मिले हैं। टेराकोटा क्या होता है, पकी हुई मिट्टी, है ना, गीली मिट्टी को पका दिया जाता है तो उसका रेड कलर हो जाता है और वो हार्ड भी हो जाती है, तो उसको क्या बोला गया है, टेराकोटा। तो उससे बैंगल, सील, इस तरह की चीजें ये बनाई गई हैं, वो मिला है। बाकी गोल्ड मिंट भी यहाँ से मिलता है मंडी से। सादिकपुर, सनोली, बागपत में, इसमें तो अभी कई चीजें पढ़ के आए थे ना, ब्रॉन्ज एज का चैरियट मिलता है, व्हील मिलता है, तो वो लिख सकते हो। और साइड बुलंदशहर में है, भाटपुरा है, मानपुरा है, सहारनपुर में बारगांव मिल रहा है, तो इनके बारे में लिख के हमारी आईबीसी की साइट्स कंप्लीट हो जाएंगी। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, हर साइट्स के बारे में 2-3 पॉइंट, एक छोटा सा मैप और एक छोटा सा कंक्लूजन, इतने से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखिए वैदिक एज और देखते हैं, उसके बाद में 16 महाजनपद हम कल से करेंगे। तो वैदिक एज में क्या क्या आ सकता है, पहला उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका थी, क्या रोल था, ठीक, तो इसको देखते हैं क्या रोल था, है ना। देखो तो एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन लगेगा, देखो तो कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन है। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल दोनों के दोनों कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में। इन्हें बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव बताया वैदिक सिविलाइजेशन का, कि ये वैदिक सिविलाइजेशन के श्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। वैदिक सिविलाइजेशन किसी को जानना है, देखना है क्या होता है, तो वो कुरु और पांचाल चला जाए, और दोनों यूपी में। इट मीन्स यूपी इज अ हार्टलैंड ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, इसकी कोर भूमिका थी, है ना। तो ये बहुत इम्पैक्टफुल आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें सोर्स भी लिखा है अकॉर्डिंग टू शतपथ ब्राह्मण, है ना। हम ऐसे सुपरफिशियली नहीं लिख रहे कि यूपी इज अ हार्टलैंड एंड मेजर हब इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपने सोर्स तो बताया नहीं, कौन कह रहा है ऐसा कि मेजर हब था, हार्टलैंड था, है ना। यहाँ सोर्स बता दिया, तो ये इम्पैक्टफुल माना जाता है सोर्स को बताना। चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, फिर बताना शुरू करेंगे। तो पहले कि ये यूपी में कहाँ थी, तो जो शुरू वाली सिविलाइजेशन थी ऋग्वैदिक, वो तो यहाँ पे थी, और जो बाद में लेटर वैदिक आएगा वो यहाँ पूरे यूपी में आ जाएगा। तो पहले यही लिखा है, ऋग्वैदिक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में था, और लेटर वैदिक जो है वो पूरे यूपी में मिलेगा, ऑल यूपी, है ना, आगे लिखा हुआ ये कभी बता ही दिया था आपको। देखिए आईबीसी तो एक अर्बन सिविलाइजेशन था, लेकिन जो वैदिक एज है वो एग्रीकल्चर से भी पहले, जो पेस्टोरल है तो पेस्टोरल से स्टार्ट होता है, फिर वो रूरल इकोनॉमी पे जाता है ना, तो यहाँ वो पेस्टोरल बनेंगे, फिर यहाँ रूरल इकोनॉमी, तो वही बर्तन भी फिर पुराने ओकर कलर्ड पोर्ट्रेट। यहाँ पे कौन से बताएंगे, बस पेंटेड ग्रे वेयर, PGW, है ना। तो ये आप उसका एक्सटेंशन लिख सकते हो नंबर 1 कि यूपी की क्या भूमिका थी, तो यूपी में विस्तार दिखा दिया हमने, जो ऋग्वैदिक में कितना था और उसके बाद में लेटर वैदिक में कितना था, ठीक। एक्चुअल में जिनको नहीं पता उनके लिए बता दे रहे हैं, सिर्फ वैदिक एज है, तो मान लो उसको 1500 से 600 माना गया, तो जो शुरू के साल हैं 1500 से 1000 तक वाले, उनको तो बोला गया है ऋग्वैदिक, और जो बाद वाले हैं 1000 से 600, तो उनको बोला गया लेटर वैदिक। तो लेटर वैदिक पूरे यूपी में फैला हुआ था, उससे पता चला कि यूपी की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में ये सभ्यता मिलती थी। रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था इस समय उत्तर प्रदेश का, और इसमें जो मेन गॉड हैं, जैसे रामायण में राम, तो उनका जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ है। महाभारत के समय में कृष्णा, तो उनका जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये सब लिख के लिखेंगे कि यूपी की तो बड़ी भूमिका थी, और ना केवल गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे रामायण वाल्मीकि तो वो अयोध्या से संबंधित है, महाभारत के जो रचयिता हैं वेद व्यास, तो वो हस्तिनापुर से संबंधित है, दोनों यूपी में है ना। एंड ये बताया ही था अभी कुछ समय पहले, प्लेस ऑफ पीनेंस, ऋषि मुनियों की तपोस्थली, इसमें एग्जाम्पल बताया था ऋषि दधीची, है ना, उन्होंने जो है अपना शरीर त्याग दिया इंद्र का ब्रज निर्माण के लिए, अस्थियां दे दी। भारद्वाज की बात करें तो इनका प्रयागराज में आश्रम था। महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ, इनके भी आश्रम उत्तर प्रदेश में थे, और इन्होंने श्री राम को शिक्षा दी थी, ये उनके गुरु माने जाते हैं, है ना। जो महर्षि भारद्वाज हैं वो द्रोणाचार्य के गुरु माने जाते हैं,
तो ये सब हम बताएंगे कि धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा था, तो टेरिटोरियल इंपॉर्टेंस भी था कि पूरा यूपी कवर हो रहा था, और रिलीजियस भी था। अगर इकोनॉमिक की बात करें तो उस समय यूपी में मेजर ट्रेड सेंटर मथुरा, अयोध्या, हस्तिनापुर, ये मेजर ट्रेड सेंटर होते थे, है ना। और बाद में तो उत्तर प्रदेश के ही एटा में अतरंजी खेड़ा में आयरन की खोज हुई, तो फिर आयरन टूल बनने लगे, खेती करना आसान हो गया, हल वगैरह बने, तो है ना, बंजर भूमि में भी खेती होने लग जाएगी। और जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो सरप्लस बढ़ेगा, तो ट्रेड व्यापार तो अपने आप बढ़ ही जाएगा। आदमी वही बेचता है जो बचता है। अगर केवल अपनी जरूरत के लायक ही उत्पादन हो रहा है तो कैसे सेल करेगा। सोशल इंपॉर्टेंस, तो सोसाइटी में नए नए चेंजेस आ रहे थे, जैसे वर्णा सिस्टम आ गया, तो फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी हुआ, है ना। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ग्रो हो रहा था, यज्ञ हवन इन सब का बढ़ गया था, आश्रम व्यवस्था शुरू हुई थी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, है ना। और एक जो आश्रम थे ऋषि मुनियों के आश्रम, तो वो यूनिवर्सिटी की तरह, कॉलेज की तरह, एजुकेशन हब की तरह काम करते थे, है ना। तो एजुकेशन वगैरह वहां से मिलती थी हमको, ठीक। आयरन का वारफेयर टूल्स में इस्तेमाल होने लगा, तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां होने लगी, एक दूसरे के जगहों पे कब्जा करने लगे, तो जो जनपद थे वो बड़े होके फिर महाजनपद बनने लगेंगे। तो हमें पता चला कि यूपी का एक बड़ा योगदान था, जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसमें एक बड़ा महत्व उत्तर प्रदेश का था। डन। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पूछी उन्होंने, बस सीधा सपाट क्वेश्चन पूछा कि आईवीसी की साइट्स लिखिए यूपी में, तो वैदिक साइट्स भी पूछ सकता है, लिखिए। तरीका वही होगा, जब भी साइट्स पूछी जाएंगी तो 5-6 साइट्स के नाम लिखेंगे, सब में 2-3 पॉइंट लिखेंगे, एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, पहले एक बढ़िया इंट्रो बनाएंगे, फिर एक कंक्लूजन बनाएंगे, है ना। देखिए साइट्स में हस्तिनापुर हो गई, मेरठ के पास के इलाके में ही है ना, अभी मेरठ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, और मेरठ हो गया, इधर मथुरा हो गया, नमिषारण्य, फिर अतरंजी खेड़ा, उसके बाद में कन्नौज है, अयोध्या है, वाराणसी है। इनमें सब में 2-3 पॉइंट तो आप ऐसे ही लिख लोगे। अभी जैसे मथुरा में बताया तो श्री कृष्ण की जन्मस्थली बता दिया, अतरंजी खेड़ा में लोहे की खोज हुई वो बता दिया, नैमिषारण्य में महर्षि दधीची ने जो अपनी अस्थियां त्याग कर दी वो सब बातें लिखेंगे ना। अयोध्या में राम की जन्मभूमि, कल्चरल पॉइंट, और जिसमें कम पड़ेगा तो उसमें क्या लिख देंगे, ट्रेड सेंटर। और किसी में पॉइंट कम पड़ेंगे तो बर्तन लिख देंगे। आपको पता ही है वैदिक एज में कौन से बर्तन मिल रहे थे। अगर आपको ये पता है इनमें कौन सी जो साइट्स हैं वो लेटर वैदिक हैं और कौन सी साइट ऋग्वैदिक है, तो आप बर्तन लिख सकते हो। ऋग्वैदिक में लिख दोगे कि ओकर कलर पोटरी मिल रहे थे, और लेटर वैदिक में लिख दोगे कि पेंटेड ग्रेवियर मिल रहे थे, है ना। सीख जाओगे आप धीरे धीरे, शुरू में दिक्कत होगी लेकिन बाद में आप लिखने लगोगे ना। तो ये तो हम एक बढ़िया सा मैप बना देंगे। उसके बाद इन सब में हमें 2-2 पॉइंट लिखने हैं। तो जैसे अतरंजी खेड़ा, तो पहले तो ये जगह का नाम ही लिख देंगे एटा, यहाँ अलग से। अगर पॉइंट ही बढ़ाने हैं तो ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, नीचे लिख देंगे कि अभी वर्तमान प्रेजेंट एटा में है ये, है ना। आयरन ऑब्जेक्ट, और फिर आयरन के ऑब्जेक्ट मिलेंगे तो क्या होगा, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। हस्तिनापुर, तो पेंटेड ग्रेवियर लिख दिए। पेंटेड ग्रेवियर है तो कौन सी साइट हो गई हस्तिनापुर, ऋग्वैदिक की नहीं हुई, लेटर वैदिक की साइट हुई फिर, है ना। और कौरवों की राजधानी थी ये महाभारत में, लेटर वैदिक की साइट है। बताओ 3 पॉइंट हो गए। लेटर वैदिक है उससे पेंटेड ग्रेवियर आ गया, और कौरव की राजधानी महाभारत, इतना तो मे भी पता ही होगा आप लोगों को। अब देखो मेरठ है तो वहां ओकर कलर पोर्ट्रेट मिल रहा है, ये ऋग्वैदिक की साइट हो गई, तो दूसरा पॉइंट एसोसिएटेड विद ऋग्वैदिक। अब कहोगे दोनों सेम बात है, सेम नहीं है, आपके याद करने के लिए इन दोनों को लिंक करा गया है। ये है तो एक्चुअल में 2 अलग अलग बातें, तो आप बर्तन लिखो उससे रिलेटेड साइट लिख दो, काम चल जाएगा, है ना। फिर आता है मथुरा, तो पेंटेड ग्रेवियर मिले हैं मथुरा में, तो यहां से फिर लिख सकते हो कौन सी साइट हो गई, लेटर वैदिक साइट हो गई, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा है। 2-2 पॉइंट लिखने होते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है ना। कन्नौज में पेंटेड ग्रेवियर मिले हैं, अयोध्या बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा, इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट है। वाराणसी तो शुरुआत से ही सेंटर ऑफ हिंदू फिलोसफी एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। अब मुक्ति विधान क्षेत्र, कुछ ये भी बोला जाता है इसको, है ना, कि यहाँ जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मरण के बंधन से उसको मुक्ति मिल जाती है, ऐसा माना जाता है।
एक हिंदी के कवि हैं कोई, उनका नाम किसी को पता हो कमेंट बॉक्स में बताना। उन्हें किसी ने ये बोला तो वो पूरी जिंदगी वाराणसी में रहे, लेकिन अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने वाराणसी छोड़ दिया कि अगर वाराणसी में मिलके ही मुक्ति मिलेगी, वाराणसी में मृत्यु होकर ही, तो मुझे वाराणसी में नहीं रहना, मुझे मुक्ति मेरी पूरी जिंदगी के अच्छे कामों की वजह से मिलनी चाहिए, ना कि किसी स्थान की वजह से। तो वो उनका लॉजिक था, लेकिन ज्यादातर लोग वाराणसी को बहुत ही कल्चरल सेंटर, हिंदू फिलोसफी ट्रेडिशन उसके हिसाब से देखते हैं। डन। तो ये वैदिक टाइम में हमने दो बातें देख ली, एक यूपी का क्या रोल था और दूसरा साइट्स। तीसरा जो उस समय का उत्तर प्रदेश है तो उसकी जानकारी के क्या वैदिक सोर्स है। तो देखो जैसे आपको पता चला कि ओकर कलर्ड पोर्ट्रे मिल रहे हैं, तो आपको पता चल गया ना कि ऋग्वैदिक टाइम था और इस समय वर्णा व्यवस्था थी लेकिन आश्रम नहीं था। वर्णा व्यवस्था जो है वो जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी। जैसे ही आपको कहीं पे पेंटेड ग्रेवियर मिला, पता चला वो लेटर वैदिक की साइट है, तो फिर आपको बाकी बातें पता चल जाएंगी कि वहाँ वर्ण व्यवस्था थी और वो कर्म की जगह जन्म आधारित हो चुकी थी और आश्रम व्यवस्था भी आ गई थी, है ना। तो जैसे एक टूल मिलता है तो उससे कुछ कुछ जानकारी मिलती है। तो ये आप लिख सकते हो, ये बता ही दिया हमने, ओकर कलर पोर्ट्रे है ना। मेनली ये यूपी में कहाँ से मिले हैं, बदायूं बिसोली, तो आप ये नाम भी लिख सकते हो। ओकर कलर पोर्ट्रे ऋग्वैदिक टाइम को दिखाते हैं, बदायूं बिसोली। और चूंकि ये ऋग्वैदिक है तो ये आईवीसी के बाद में आ रही थी, तो उसका ट्रांजिशन फेज भी लिख सकते हो ना। फिर पेंटेड ग्रेवियर है, लेटर वैदिक को दिखाते हैं, ये मेनली हस्तिनापुर, अयोध्या, मथुरा। इंटरलिंक हो रहे हैं ना पॉइंट। वहां पढ़ के आए थे कि हस्तिनापुर में पीजीडब्ल्यू मिले हैं और यहाँ भी सेम पढ़ रहे हैं, तो जब हम यहाँ पढ़ लेंगे तो इन तीनों का एक पॉइंट तो हमें मिलेगा लिखने का कि यहाँ जो है पेंटेड ग्रेवियर मिले। डन। सेटल्ड एग्रीकल्चर कम्युनिटी को दिखाता है, तो वो अभी बताया ही था कि जो ऋग्वैदिक वाला पीरियड है वो पेस्टोरल पीरियड है, पेस्टोरल कम्युनिटी थी, पशु चरवाहे वाली कम्युनिटी है ना। और जो लेटर वैदिक पीरियड है वो कृषि प्रधान है, तो सेटल्ड एग्रीकल्चर वाला समय। उसके बाद में जो आएगा 16 महाजनपद, तो फिर से अर्बनाइजेशन आ जाएगा, तो वो क्या हुआ, सेकंड अर्बनाइजेशन। तो उस पर शायद क्वेश्चन आया हुआ है कि सेकंड अर्बनाइजेशन में यूपी का क्या रोल है। तो क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो समझ में आ गया। अगर लिटरेचर की बात करें तो वेद मिले हैं, उनमें कुरु, पांचाल, इन सब की चर्चा है। महर्षि भारद्वाज, ऋषि मुनियों की चर्चा है। तो जैसे महर्षि भारद्वाज थे, बताया द्रोणाचार्य के गुरु थे, प्रयागराज में उनका आश्रम था। ये मिल जाएगा आपको आगे पीछे बुक में लिखा हुआ, यू डोंट वरी। और दो महाकाव्य हैं अपने, रामायण महाभारत, इनमें आराम से लिख सकते हो, अभी बता दिया है ना। अयोध्या श्री राम का बर्थ प्लेस और जो महाभारत है वो श्री कृष्ण का बर्थ प्लेस। बाकी पुराण है वो यूपी की पिलग्रिमेज साइट और इन सब की चर्चा करते हैं। तो अगर इस टाइम के सोर्स आ जाएं तो आप उसमें दो बर्तन लिख सकते हो, फिर वेद लिख सकते हो, एपिक लिख सकते हो, पुराण लिख सकते हो। तो इतना करके कि ये वैदिक काल में उत्तर प्रदेश की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, इतना आप कर लोगे। अब वैदिक एज का हमारा और आज का लास्ट टॉपिक है कि इसको ऋषि मुनियों की तपोभूमि क्यों कहा जाता था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, 4-5 ऋषि मुनि और उन्होंने क्या क्या मेजर काम करा वो दिखाना है, और फिर बाद में कि उत्तर प्रदेश में वैदिक एज में ये सब रहते थे या ये इनकी कर्मभूमि था, और इस वजह से उत्तर प्रदेश को द प्लेस ऑफ पिनियंस ऑफ ग्रेट सेज इन वैदिक एज कहा जाता है ना। देखिए तो कुछ ऋषि मुनि और वो देखने हैं, तो ये भी हमने कुछ कुछ तो अभी देख लिए। जैसे महर्षि भारद्वाज हमने बता दिया कि प्रयागराज में इनका आश्रम है, और ऋग्वेद और भारद्वाज संहिता, ऋग्वेद में कुछ हाइम्स इन्होंने लिखे हैं और भारद्वाज संहिता इन्होंने लिखी है। द्रोणाचार्य के गुरु हैं, प्रयागराज में आश्रम है। हो गए 3-4 पॉइंट। महर्षि विश्वामित्र हैं, ईस्टर्न यूपी, गंगा यमुना दोआब जो अयोध्या के आसपास का इलाका है वहां से रिलेटेड है। गायत्री मंत्र के कंपोजर हैं, और जो दशराजन बार है, बैटल ऑफ 10 किंग, उसमें इन्होंने पार्ट लिया है, और भगवान राम और लक्ष्मण उनके गुरु रहे हैं, इन्होंने उनको शिक्षा दी। महर्षि विश्वामित्र। महर्षि वशिष्ठ की बात करें तो वो जो है गुरु राम और लक्ष्मण की जो डायनेस्टी है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी, उसके रॉयल प्रीस्ट हैं, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के।
तो इन्होंने भी शिक्षा दी है श्री राम और लक्ष्मण को, है ना। तो ये भी इनके गुरु हैं। तो ऋग्वेद की इन्होंने कुछ ऋचाएं लिखी हैं और वशिष्ठ संहिता लिखी है। महर्षि वाल्मीकि की बात करें तो दंडकारण्य के वन के पास ही रहते थे, चित्रकूट के पास में है, सीधे सीधे यूपी से लिंक नहीं हो रहा, लेकिन इन्हें आदि कवि और ये बोला जाता है, और ये रामायण के ऑथर हैं, और रामायण जो है वो अयोध्या बेस्ड है ना। तो अयोध्या से इनका लिंक है, ऐसे लिख सकते हैं। महर्षि दधीची तो नैमिषारण्य, सीतापुर, वज्र, ये सब हम लिख देंगे। इनके जो आश्रम होते थे ना उस समय ऋषि मुनियों के, वो एक प्रोटो यूनिवर्सिटी, प्रोटो कॉलेज उनकी तरह काम करते थे। डन। तो लास्ट में इस तरह की बात लिखे कि इन ऋषि मुनियों के कारण उत्तर प्रदेश उस समय कल्चरल एंड स्पिरिचुअल न्यूक्लियस था, या ऐसे लिख सकते हैं कि इनके आश्रम प्रोटो यूनिवर्सिटी की तरह काम करते थे, और इसलिए उत्तर प्रदेश को उस समय ऋषि मुनियों की तपस्थली कहा जाता था। डन। तो आज हमने अपने 3 चीजें, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज से यूपी में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो 7-8 टॉपिक कर लिए। डन। 16 महाजनपद में 6-7 टॉपिक हैं, बहुत काम का है, हर साल इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये हम अपनी कल की क्लास में करेंगे। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।